बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था कि सबसेट क्या होता है, सबसेट कितने बनते हैं, कितने नंबर ऑफ सबसेट होते हैं, पावर सेट क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि उनका एप्लीकेशन क्या है और साथ में हम क्या करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम उठा लेते हैं सबसेट से रिगार्डिंग। ठीक है, तो जैसे आप देखिए, मैंने क्वेश्चन पूछा है कि इफ Na is equal to 3, then how many number of subset and proper subset of set A। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे? नंबर ऑफ सबसेट आएंगे टोटल 2 to the power Na, तो 2 to the power 3 is equal to 8। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने आएंगे? तो ये मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर सबसेट जो होते हैं वो A इटसेल्फ नहीं हो सकता है। ठीक है, ये अलग अलग बुक में अलग अलग होता है। किसी बुक में वो लोग बोलते हैं 5 भी नहीं हो सकता है, तो किसी बुक में आंसर होता है 2 to the power Na-2, मतलब 5 और A दोनों को नहीं मानते हैं। लेकिन वीएमसी ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ये अलग अलग थ्योरी होती है सबकी। तो मेरे हिसाब से तो 5 भी नहीं होता, ए भी नहीं होता, लेकिन वीएमसी जनरली फॉलो करता है कि ए नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ 1 - 1 ए करेंगे। ठीक है, तो 2 to the power 3 - 1 डेट इज 7। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बनने के साथ कौन कौन से बनेंगे तो मुझे क्या पता है, एलिमेंट तो मुझे पता ही नहीं ना, सिर्फ मुझे इतना पता है 3 एलिमेंट थे उसमें, तो उसके हिसाब से मैंने इसके लिख दिया। ये मैंने क्वेश्चन लिया है सबसेट का। ठीक है, इसके बाद एक टर्म होता है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या है? एक ऐसा सेट जिससे सारे सेट बने हो, या कहते हैं सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। क्या बोलेंगे? ए सेट इफ ऑल द sets are subset of a set, then that set is known as यूनिवर्सल सेट। बापों का बाप, है ना? क्या मतलब हुआ? एक ऐसा सेट जिससे सारे सेट बने हों उनको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, या दूसरे वर्ड में क्या बोलेंगे? Superset of all the sets is known as universal set। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे? कैपिटल यू से, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप एग्जाम दोगे तो एग्जाम में जो यूनिवर्सल सेट होगा वो होगा 0%, 1%, 2% से लेके 100% तक यूनिवर्सल सेट होगा। अब जो भी मार्क्स आपके आएंगे वो इन्हीं परसेंट के अंदर आएंगे। ठीक है, अगर हम मान के चल रहे हैं कि परसेंटेज फ्रैक्शन में नहीं आएंगे, आपके जो परसेंटेज आएंगे वो इंटीजर में ही आएंगे, तो 0% आ सकता है, 1% आ सकता है, 2%, 3%, 4% से लेके 100% तक आंसर आ सकता है। तो जो भी आपका आंसर आएगा, यानी जो भी आपका परसेंटेज होगा, वो इसका क्या होगा? सबसेट ही होगा। ठीक है, इसका एक सबसेट ही होगा। तो ये यूनिवर्सल सेट होगा। एग्जाम्पल दिया मैंने, तो यूनिवर्सल सेट हम क्वेश्चन में कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन जब कर रहे हैं तो वहां पर हमें बता दी जाएगा ये पर्टिकुलर सेट उसका यूनिवर्सल सेट है, तो वहां पर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो भी सेट दिया होगा हम 2 मिनट के लिए यूनिवर्सल सेट मान लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करेंगे। वैसे यूनिवर्सल सेट का मतलब हुआ कि एक ऐसा सेट जिससे सारे सेट बने होते हैं। एज पर क्वेश्चन कोई सेट दे रखा होगा, इसको यूनिवर्सल बोल देंगे, इसका मतलब उस क्वेश्चन में जितने भी सेट बनेंगे वो उस सेट से ही बनेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट हो गया। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसे हम बोलते हैं वेन डायग्राम। और ये है क्या चीज? तो वेन नाम की एक मैथमेटिशियन थे और उन्होंने बताया कि हम किसी भी सेट को एक पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? तो एनी क्लोज फिगर इज रिप्रेजेंट ए सेट। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला? पिक्टोरियल, है ना?
pictorial representation of set is known as Venn diagram. ठीक है, और उन्होंने क्या बताया, एनी सेट रिप्रेजेंटेड बाय इन Venn diagram बाय क्लोज फिगर, जैसे ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ठीक है, ये भी सेट है। जनरली हम क्या करेंगे, जनरली हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट को हम लोग एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, सेट्स को हम लोग जनरली सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके जो एलिमेंट है, एलिमेंट्स हैं, उनको हम पॉइंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेन डायग्राम क्या है, वेन डायग्राम बेसिकली सेट का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। जिसमें हम क्या करते हैं कि वैसे तो हम किसी भी फिगर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं कि यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी सेट, जो भी सेट होगा वो उस यूनिवर्सल का पार्ट होगा, तो हम उसको एक सर्कल के थ्रू ड्रॉ करेंगे, ठीक है, या इलिप्स के थ्रू ड्रॉ करेंगे। इलिप्स क्या होता है, सर्कल इलिप्स में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर बनता है तो सर्किल है, और थोड़ा सा ओवल टाइप का फिगर बनता है तो इलिप्स है। तो हम सर्किल या इलिप्स टाइप में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो उसमें हम पॉइंट मार्क करेंगे वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करेंगे कि किस सेट के अंदर वो एलिमेंट है। जिस सेट के अंदर उस पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे वो उस सेट का हो जाएगा। एक एग्जाम्पल में बना के दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि U एक यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, और A एक सेट है, ठीक है, जो है 1 3 5 और 8। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे U, और ये हो गया 1 3 5 8, लेकिन टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या है, बना गया 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये टोटल यूनिवर्सल सेट के अंदर देखा जाए कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यूनिवर्सल सेट के अंदर। लेकिन सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, तो ये सर्किल जो है वो सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देखो यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये अगली हेडिंग जो मैं लेता हूं क्या है, अलजेब्रा ऑन सेट, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज यूनियन ऑफ सेट्स। इसका क्या मतलब है, ठीक है, तो यूनियन मतलब है सेट ए और सेट बी एग्जिस्ट, ठीक है। तो क्या हो गया इसका मतलब, इसको लिखेंगे हम ए यूनियन बी से, मतलब या तो ए एग्जिस्ट करेगा या तो बी एग्जिस्ट करेगा या तो बोथ एग्जिस्ट करेंगे। इसको हम एक और लैंग्वेज से लिखते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए और बी, ठीक है। तो ये जो सिंबल होता है, इस तरह सिंबल होता है, देखो ऐसे बनेगा तो यूनिवर्सल सेट है, ऐसे बनेगा तो यूनियन है। इस सिंबल को बोलते हैं यूनियन। ये मैं हम लोग उसमें बात कर चुके हैं, आपको याद होगा, इनइक्वलिटी में बात कर चुके। यूनियन का मतलब होता है जोड़ के रखना, है ना। तो जोड़ के रखना, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है, सेट ए है 1 2 3 और सेट बी क्या है 2 3 5।
तो ए यूनियन बी कितना आएगा, तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया ए और बी को दोनों को कंबाइन करना है, दोनों को जोड़ना है। तो क्या आएगा 1 2 3 2 3 5। लेकिन आप जानते हो सेट में कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखते हैं, तो ये 2 बार आ गया, 3 2 बार आ गया, तो सही तरीके से क्या लिखेंगे 1 2 3 और 5। तो ए यूनियन बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए एंड बी both A as well as in B। ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। अच्छा, इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देखो। इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको वेन डायग्राम से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है। तो ए के भी एलिमेंट होना चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, ए को कलर कर लेंगे, और बी के भी एलिमेंट होना चाहिए तो हम बी को भी कलर कर लेंगे। तो ये जो टोटल शेडेड रीजन है, ये बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को। मान लो दूर दूर होते तो कैसे लिखते, ये ए है ये बी है। अगर हम ए के भी एलिमेंट ले रहे हैं और हम बी के भी एलिमेंट ले रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ये जो पूरा शेडेड रीजन है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है दैट इज इंटरसेक्शन कॉमन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इसका मतलब क्या है, कॉमन, ठीक है। तो क्या मतलब है, सेट ए एंड सेट बी बोथ एग्जिस्ट, ठीक है। ये कह दीजिए आप कि एलिमेंट कॉमन इन बोथ द सेट, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए इंटरसेक्शन। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, उल्टा यू है ना, लेकिन वो नहीं बनाना है। देखो ये अलग चीज है और ये अलग है, इसका क्या बोलते हैं मुझे पता ही नहीं है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिया है ए 1 2 3 और बी लिया है मैंने 2 3 5, तो इस बार जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा वो कितना आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दोनों में कॉमन है, तो 2 3 इसमें भी है 2 3 इसमें भी है, तो हम क्या बोलेंगे 2 3। और इसका हम वेन डायग्राम में बनाएंगे तो कैसे आएगा, मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये ए है और ये बी है, ये क्या है यूनिवर्सल सेट है। तो उनका जो कॉमन पार्ट आएगा वो आएगा ये क्या है शेडेड रीजन। मान लीजिए वेन डायग्राम इस तरह का होता, ये ए है और ये बी है, तो इस बार बताइए दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा इस केस में वो एक 5 के बराबर आएगा। इस केस में एक इंटरसेक्शन बी 2 3 आया है, मान लीजिए इसमें लेते 1 2 3, इसमें लेते 4 5 6, तो कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो उस केस में क्या आता 5 आता है। इस तरह के जो सेट होते हैं इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स। क्यों, क्योंकि ये आपस में ज्वाइंट नहीं है। इस तरह के जो सेट्स होते हैं वो बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। हम आगे देखते हैं जो हमारा अगला ऑपरेशन है, यानी कि जो अगला हमारा अलजेब्रा वाला पॉइंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का मतलब है नॉट सेट ए, या कह दीजिए सेट ए नहीं होना चाहिए, ठीक है। अकरेंस ऑफ सेट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, सेट ए नॉट पॉसिबल। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, पूरे यूनिवर्सल वाले सेट में से ए के एलिमेंट को हटा दीजिए। जो यूनिवर्सल है, मतलब मैं कह रहा हूं मेरा नहीं होने का मतलब ये है
कि मेरे होने का जो भी मीनिंग है उसको पूरे में से हटा दीजिए, तो जो बचेगा उसमें मैं नहीं होऊंगा। ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे u माइनस ए से। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए को रिप्रेजेंट करते हैं ए बार से या ए डैश से या ए के ऊपर सी लगा के। इसका मतलब है ए बार, इसका मतलब ए डैश, इसका मतलब ए टू द पावर सी का मतलब है कॉम्प्लीमेंट। इन सब का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वेन डायग्राम में, तो मान लीजिए 2 मिनट के लिए सेट ए है 1 2 और यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5। तो ए बार का मतलब हुआ u माइनस ए, तो u में से a हटा दीजिए, क्या आ जाएगा, u में से a हटा दीजिए तो आ जाएगा 3 4 5। और अगर इधर से हम देखें तो क्या आएगा, ये सेट a है। ठीक है, a नहीं होना है, तो a नहीं होना तो कौन सा आएगा, बाहर वाला पार्ट आएगा। ये जो शेडेड रीजन, इसका मतलब क्या है, a कॉम्प्लीमेंट्री या a बार या a डैश। ठीक है, 4 सेट a बट नॉट सेट b, इसको बोल दीजिए सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट में आप क्या बोलोगे, हम बोलेंगे सेट a बट नॉट सेट b। इसका मतलब हुआ a होना चाहिए लेकिन b नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं होता कि a में से b को हटा दीजिए, इसका मतलब है a में से वो हटा दीजिए जो b का पार्ट है। अब ये थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। मान लो सेट a में एलिमेंट है 1 2 3 और सेट b में जो एलिमेंट है वो है 3 4 5। तो इसमें से तो हट ही नहीं सकता ना, क्योंकि इसमें 4 5 तो है ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का मतलब ऐसा नहीं होता सीधे सब्ट्रैक्ट करिए, a माइनस बी का मतलब हुआ a में से वो हटाओ जो b का पार्ट है। तो a में ऐसा क्या है जो b का पार्ट है, तो b का पार्ट है 3। ठीक है, तो b का पार्ट 3 है, तो हम a में से 3 हटा देंगे तो क्या जाएगा 1 2 3 में से बेसिकली हमें क्या हटाना है 3। ठीक है, और रिजल्ट आ जाएगा 1 2। एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं क्या, कि हमने a में से कॉमन पार्ट हटा दिए, जो दोनों में कॉमन है अगर उसको हटा देते हैं a में से तो बचेगा प्योर है। तो a बट नॉट b का मतलब है प्योर a, b बट नॉट a का मतलब है प्योर b। अगर 2 सेट की बात कर रहे हैं, अगर 3 सेट की बात करेंगे तो फिर कुछ और बोलना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक रिजल्ट और, क्या यहाँ से एक रिजल्ट हम और बोल सकते हैं कि a माइनस बी का मतलब है a माइनस a इंटरसेक्शन b। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, कैसे, a होगा, इस सिंबल का मतलब है एंड। मैं फिर से बता देता हूं, यूनियन का मतलब होता है जोड़ना और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, ये वर्ड यूज किया जाता है और के साथ, ये वर्ड यूज किया जाता है एंड के साथ। जब एंड वर्ड लग रहा है इसका मतलब कॉमन करना है, जब और का वर्ड लग रहा है तो हमें यूनियन इस्तेमाल करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए होना चाहिए लेकिन बी नहीं होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे ए एंड नॉट बी। ए होगा लेकिन बी नहीं होगा। अब थोड़ा वेन डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। मान लो मैंने यूनिवर्सल सेट बनाया है, ये ए है ये बी है। ठीक है, तो बोला गया है ए होना चाहिए लेकिन बी नहीं होना चाहिए। देखो अगर आप पूरा लोगे तो इसमें ए आ रहा है और इसमें ए और बी दोनों आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया बी नहीं होना चाहिए। तो ये जो पार्ट है ये दिस इज व्हाट ए माइनस बी। सिमिलरली आप ये जो पार्ट देखो ध्यान से, ये पार्ट क्या है, ये है बी माइनस ए। ये क्या है, बी माइनस ए। तो जो ये वाला पार्ट इसमें ओनली ए है, बी का पार्ट नहीं है। इसमें ओनली बी है, ए का पार्ट नहीं है, क्योंकि अगर बीच वाला पार्ट हटा दिया है तो आपने कॉमन पार्ट हटा दिया है। तो इसको हम बोल सकते हैं बी माइनस ए का मतलब है बी होगा लेकिन ए नहीं होगा। इसका मतलब है ए होगा लेकिन बी नहीं होगा। तो जब भी इस तरह से लिखा हो उसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, उसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स।
ये क्या चीज है? लेट सेट A and set B, then symmetric difference of set A and B is given by A सिंबल, ये वाला सिंबल यूज करना है, इसका मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, या फिर ये वाला सिंबल यूज कर सकते हो, A डेल्टा बी। और ये होगा कैसे? तो A डेल्टा बी की जो वैल्यू आएगी वो आती है A माइनस बी में आपको यूनियन करना है B माइनस A, और आप ध्यान से देखोगे ये जो वैल्यू आती है ये इसके बराबर ले जाती है। A यूनियन B निकाल लीजिए पहले और उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए A इंटरसेक्शन B को, यानी कि आप A माइनस बी निकाल लीजिए, यानी A होना चाहिए B नहीं होना चाहिए, B माइनस A निकाल लीजिए B होना चाहिए A नहीं होना चाहिए, और दोनों को यूनियन कर दीजिए। जो भी रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, किसके बराबर? पहले A और B का यूनियन कर लीजिए और उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए A इंटरसेक्शन B का। कैसे? इसको प्रूफ की तरह भी करते हैं, तो ये रिजल्ट तो आपको याद रखना है, और इसका वेन डायग्राम भी बना लेते हैं। चलो देखो, तो पहले हम एक काम करते हैं, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। A माइनस बी यूनियन B माइनस A। चलो A है, ये B है, ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, ये A है, ये B है। A माइनस B ये आएगा, A होना चाहिए B नहीं होना चाहिए, और B माइनस A कौन सा आएगा? ये आएगा। और यूनियन मतलब क्या करना है? दोनों को ऐड करना है। ऐड करना मतलब दोनों फिगर को एक के ऊपर एक रख दो, तो रिजल्ट क्या बनेगा बताओ? तो रिजल्ट बनेगा A B, ये रिजल्ट बनेगा A माइनस बी यूनियन A B माइनस A। नाउ ये तो हो गए इसका, अब इसका निकाल के देखते हैं। A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। तो पहले तो आप एक काम करो, इसका डायग्राम बनाओ और फिर इसका डायग्राम बनाओ। A यूनियन B का मतलब ये A हो गया, B हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। तो इसका डायग्राम क्या आएगा? दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा मुझे बताओ। इस डायग्राम में से ये डायग्राम हटा देना है तो क्या बनेगा? ये आएगा। ये अगेन किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड से करने पर वेन डायग्राम मैच हो जाते हैं तो हम बोलेंगे कि लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के बराबर है। और ये सबसे आसान तरीका होता है किसी भी सेट वाली इक्वेशंस को चेक करने का, प्रूव करने का। लेकिन ये मेथड जब भी यूज करना है जब पेपर में स्पेशली मेंशन हो यूजिंग वेन डायग्राम, क्योंकि अगर स्पेशली मेंशन नहीं है वेन डायग्राम से प्रूव करना है तो आपको अपने एक्चुअल लॉजिक से, एक्चुअल उसके स्टेटमेंट से प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों बातें ट्रू है। तो फिलहाल तो ये मैंने बताने का पर्पस था। सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है कि पूरे यूनियन में से वो हटा दीजिए जो दोनों का कॉमन पार्ट है, तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो ये मैंने कुछ वेन डायग्राम उसका रिप्रेजेंटेशन किया, कुछ एल्जेब्रा ली है। ठीक है, अब हम क्या आगे देखने वाले हैं कि इनके कुछ ऑपरेशंस देखते हैं, उन ऑपरेशन से क्या क्या होगा, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता था कि यूनियन की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, लेकिन अब एक साथ देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसको आगे अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसको आप प्रॉपर्टी की तरह भी याद कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात है हम किसी भी सेट का उसके खुद के साथ अगर यूनियन कर दें तो भी रिजल्ट ए के बराबर आएगा। क्यों? यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट लेना है। तो अब ए में मान लो 1 2 3 और तो ए में 1 2 3 होंगे, 1 2 3 1 2 3 का जो यूनियन आएगा वो 1 2 3 आएगा। ठीक है, हाँ कुछ लोग ऐसा कर देते हैं, ऐसा मत कर देना। 1 2 और बी लिखा है 3 4, तो आपने क्या कर दिया, ए यूनियन बी जो निकाला इसको इसको ऐड कर दिया 4 लिख दिया, इसको इसको ऐड कर दिया 6 लिख दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, यूनियन का मतलब है सारे रिजल्ट को कंबाइन कर देना। तो सारे रिजल्ट कंबाइन करो तो क्या आएगा 1 2 3 4, 4 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो ए यूनियन ए में हमेशा रिजल्ट ए आएगा। सिमिलरली ए का कॉमन अगर ए के साथ लोगे तो रिजल्ट ए आएगा। इन दोनों रिजल्ट को हम बोलते हैं आइडम पोटेंट लॉ। ये क्या चीज है?
किसी भी ऑपरेशन में अगर खुद का खुद के साथ ऑपरेशन करने से खुद ही रिजल्ट आ जाए, यानी कि ए के साथ जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हो अगर रिजल्ट ए ही आ जाता है तो उस तरह के रिजल्ट को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट। एग्जाम्पल देता हूँ, 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 1 × 1 इज इक्वल टू 1। लेकिन 2 + 2 करने से 2 नहीं आता है, 2 - 2 करने से 2 नहीं आता है, 2 × 2 करने से 2 नहीं आता है। तो ये 2 वाला जो एग्जाम्पल है आइडेम्पोटेंट नहीं है। लेकिन जो 1 और 0 वाला एग्जाम्पल लिया था वो दोनों आइडेम्पोटेंट लॉ है। तो किसी भी जगह पर पूरी मैथमेटिक्स में कहीं पर भी सेम क्वांटिटी के साथ रिलेशन लगाने पर अगर सेम ही रिजल्ट आ जाए तो उस तरह के लॉ को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है। दूसरा है आपका ए का अगर आप इंटरसेक्शन फाई के साथ लोगे तो रिजल्ट आपका फाई आएगा, और अगर ए का यूनियन आप फाई के साथ लोगे तो रिजल्ट ए आ जाएगा। इसका क्या मतलब है? तो भैया किसी भी सेट का अगर आप एम्प्टी के साथ कॉमन लोगे तो एक घर में कुछ भी नहीं और एक घर में बहुत कुछ है तो कॉमन तो कुछ भी नहीं आएगा, और एक घर में बहुत कुछ है और एक घर में कुछ भी नहीं तो कॉमन क्या आएगा? बहुत कुछ। ठीक है, सॉरी, यूनियन क्या आएगा? बहुत कुछ। तो ये जो लॉ हो गया ये हो गया आपका क्या? इनवॉल्यूटरी लॉ। इनवॉल्यूटरी लॉ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखो, अगर आप अब ये बोल रहे हो कि ए बी का सबसेट है, आप ऐसा बोल रहे हो ए बी का सबसेट है, तो हम बोलेंगे हमेशा कि ए यूनियन बी जो भी कुछ आएगा वो बी के बराबर आएगा। क्यों भाई? ए बी का पार्ट है तो ए और बी का जो यूनियन निकल के आएगा वो हमेशा बी के बराबर आएगा। क्यों? ए बी का पार्ट है तो यूनियन करने पे यही तो आएगा, पूरा बी तो आएगा। इसी तरीके से हम बोलेंगे कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन हम क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन जो बी है वो हमेशा ए के बराबर आएगा। क्यों? अगर ए बी का पार्ट है तो दोनों में कॉमन पार्ट तो यही आएगा ना, सिर्फ बड़े वाले सेट और छोटे वाले सेट का कॉमन पार्ट क्या आएगा? ए के बराबर आएगा। तो इसे आप रिजल्ट की तरह भी याद रख सकते हो। ठीक है, और या फिर आप ऑन द स्पॉट इसको थोड़ा सा फील करके देख लीजिए कि क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अगर ए में ए चला जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? फाई। ठीक है, ए में यूनिवर्सल सेट अगर आपका ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट यूनिवर्सल आ जाएगा। अगर अर्थ में यूनिवर्स को ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट तो यूनिवर्स ही होगा ना, लेकिन अगर अर्थ का इंटरसेक्शन यूनिवर्स के साथ दिया जाए तो रिजल्ट तो सिर्फ अर्थ आएगा। ठीक है, अर्थ का इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्स के साथ दिया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा? आपका ए आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे कुछ रिजल्ट हैं, और यहाँ पर दो स्पेशल रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? नंबर 1, नंबर 2, ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश आएगा यानी कॉम्प्लीमेंट आएगा वो इंडिविजुअल सेट के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर हो जाएगा, और अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो इंडिविजुअल के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन पार्ट आएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन पार्ट आएगा। ठीक, अब इसको प्रूफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम से भी हम प्रूव करेंगे और जनरल तरीके से भी हम प्रूव करेंगे। तो वो प्रूव का मेथड मैं आपको बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह से हम जनरल मेथड से इसको प्रूव कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं आपको इसको वेन डायग्राम से प्रूव करके दिखा दे रहा हूँ, और इसको अभी यूज करेंगे। फिर जब चैप्टर खत्म करने की तरफ जाएंगे तब इसको हम फर्दर प्रूफ करेंगे। ठीक है, मैं पहला वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। पहला एग्जाम्पल क्या था? ए इंटरसेक्शन बी डैश ए डैश यूनियन बी डैश। तो पहले तो मैं ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे? पहला डायग्राम बना रहा हूं मैं। पहला डायग्राम क्या बनेगा? ये आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक है, और उसका इंटरसेक्शन लेना है तो आ गया ये
ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा डायग्राम क्या बनेगा, है ना, ये आपका ए है और ये आपका बी है, लेकिन डैश का मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का डैश का मतलब हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के कुछ भी, तो क्या क्या आ जाएगा, इसको छोड़ के कुछ भी, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अब मैं राइट हैंड साइड उठा लेता हूं। राइट हैंड साइड ध्यान से देखो, एक डायग्राम मैंने ये बनाया है, एक डायग्राम मैंने ये बनाया है और एक डायग्राम मैंने ये बनाया है। तो इसमें क्या है, ये ए है ये बी है। पहले में लिया मैंने ए नहीं हो सकता है, तो ए नहीं हो सकता है मतलब आप हम क्या बोलेंगे, ए को छोड़ के सारा कुछ। ठीक है, और दूसरे में मतलब है बी नहीं हो सकता है, तो कैसे लिखेंगे, ए और बी, बी नहीं हो सकता तो कैसे लिखेंगे, बी को छोड़ के सारा कुछ। और तीसरे में लिखा हुआ है दोनों का यूनियन, ए डैश यूनियन बी डैश, दोनों का, तो यूनियन मतलब इन दोनों को ऐड करना है। तो देखो बीच वाला पार्ट इसमें भी नहीं है, बीच वाला पार्ट इसमें भी नहीं, दो तो ऐड होने पे नहीं आएगा, लेकिन इधर का सारा पार्ट इसमें है और इधर का सारा पार्ट इस वाले में, तो दोनों को ऐड करने से क्या आएगा, बी इधर का पार्ट आएगा और इधर का पार्ट भी आएगा, बीच वाला पार्ट किसी में आएगा। अब ये डायग्राम ये डायग्राम ध्यान से देखो मैच कर रहे हैं, सब कुछ कलर्ड है एक्सेप्ट मिडिल वन। तो क्या हम बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब जो पहली प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट हो गई है। इसका मतलब ये लॉ बिल्कुल वर्क करता है। लेकिन जब आप स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चन करोगे तो आप इस तरह से नहीं करोगे जब तक ये मेंशन ना हो कि यूजिंग वेन डायग्राम प्रूफ करना है। और ये क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं और ये सिर्फ आपके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन का इसका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और साथ में ये क्वेश्चन जनरली यूटी के पहले एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके बाद कभी कोई पूछता भी नहीं इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को मतलब अननेसेसरी जबरदस्ती लैंग्वेज लिख के प्रूव करना पड़ता है। और कैसे करना है हम इस चैप्टर के लास्ट में आपको बता देंगे। वो स्पेशली क्वेश्चन ही उस तरह कराएंगे कि आप प्रूव करना सीख जाओ। ठीक है, तो इसको चैप्टर के लास्ट में देखते हैं, बाकी सारी चीजें हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है इंटरवल्स, कि इंटरवल को कैसे लेते हैं। तो इंटरवल मैंने आपको थोड़ा सा याद करो, इनइक्वलिटी में बताया था। ठीक है, कि अगर 2 से बड़ा है 2 से कम है, 3 से बड़ा है 3 से कम है, 2 से बड़ा है 3 से कम है, किस तरह से करना है इन सब चीज के बारे में बताया था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में इंटरवल के बारे में है तो मैं डिटेल में आपको फिर से बता देता हूँ और इसको आप ध्यान से सुनिएगा, इंटरवल्स को कैसे लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरवल्स। देखो इंटरवल का मतलब क्या होता है, कहां से कोई नंबर स्टार्ट करेगा और कहां पर खत्म करेगा, तो उसका जो लोअर बाउंड्री है और जो अपर बाउंड्री है उसको रिप्रेजेंट करने वाले पूरी वैल्यूज को हम बोलते हैं इंटरवल। अब देखो 1 के बाद हम सीधे 2 ले लें तो ये इंटरवल नहीं है, लेकिन 1 से लेकर 2 तक की अगर सारी वैल्यू लेनी है तो इस तरह के टर्म को रिप्रेजेंट करने वाली क्वांटिटी को हम बोलते हैं इंटरवल्स। ठीक है, तो अब ऐसे देख लो यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मेरे को रिप्रेजेंट करना है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये जो पूरी लाइन है, ये जो पूरी लाइन है 0 1 2, ये पूरी जो लाइन है, ये पूरी नंबर लाइन जो है वो रियल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन मान लीजिए मुझे लिखना है x बिलोंग्स टू r प्लस, या मुझे लिखना है x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। अच्छा एक मिनट, इससे पहले आप थोड़ा समझते हैं, मैं आपको पहले ब्रैकेट के बारे में बता चुका हूं। तो जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है x बिलोंग्स टू 1 से लेके 3 तक, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको लिखने का तरीका होगा x बिलोंग्स टू 1 to 3। ठीक है, x की जो वैल्यू है 1 से 3 के बीच में कुछ भी हो सकती है, ये कहीं मेंशन नहीं है कि ये इंटीजर है या ये कहीं मेंशन नहीं है फ्रैक्शन है, कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो उसको क्या लिखेंगे 1 से लेके 3 तक, 1 पे भी हम स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और 3 पे भी स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, और इन ब्रैकेट को हम जनरली बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट वैसे तो स्मॉल ब्रैकेट है लेकिन ओपन ब्रैकेट बोलते हैं जब इंटरवल्स के फॉर्म में लिखते हैं। और इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो ये 1 है और ये है 3, तो 1 से 3 का भी मतलब हुआ कि 1 से लेके 3 तक के बीच का आपको सारा लेना है। ये बबल का मतलब होता है, यहाँ पर जब बबल लिखते हैं तो नो आंसर, और जब
डॉट लगाते हैं तो आंसर, यानी कि ये सोल्यूशन का पार्ट होता है, सोल्यूशन का पार्ट नहीं होता है। तो अगर हमने ऐसे बनाया है 9 का मतलब हो गया कि बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन है, ठीक है, तो ये आपका वैल्यू है, और बबल का मतलब हो गया यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं लिखूंगा, मान लीजिए x बिलोंग्स टू 2 से लेके 7 तक, ऐसा अगर लिखता हूं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो x है वो 2 से 7 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन 2 को भी ले सकता है, 2 इंक्लूडेड है, तो हम क्या बोलेंगे 2 से लेके 7 तक। अब यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर जो ब्रैकेट लगाया है इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। पहले बता चुका हूं मैं आपको, लेकिन दोबारा से बता रहा हूं मैं, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट। तो 2 पे क्लोज ब्रैकेट है, मतलब कैपिटल ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो वैल्यू इंक्लूडेड है, और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है वो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। अब इसको नंबर लाइन बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, तो इसको नंबर लाइन पे बनाऊंगा तो ये हो गया ए, ये हो गया 2 और ये हो गया 7, लेकिन 2 पर क्या है, इंक्लूडेड है, लेकिन 7 पे इंक्लूडेड नहीं है, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूं, मान लीजिए x बिलोंग्स टू 3 टू लेके 5 तक, यहां पर क्लोज लिखता हूं, इस पर कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू 3 से लेके 5 तक, 3 से लेके 5 तक, लेकिन 3 पे ओपन आएगा और 5 पे क्लोज आएगा, क्योंकि 5 इंक्लूडेड लेकिन 3 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 3 से 5 के बीच की सारी वैल्यू इंक्लूडेड है। एक दो वैल्यू होती तो मैं करली ब्रैकेट में लिखता, कुछ लिमिटेड वैल्यू होती तो मैं करली ब्रैकेट में लिखता, लेकिन अगर यहां से लेके वहां तक की सारी वैल्यू यूज हो रही है तो मुझे स्मॉल या कैपिटल ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा। इसको नंबर लाइन में मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे करूंगा, तो इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूंगा, 5 पर लगेगा क्लोज, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 5, और ये बनेगी आपके नंबर लाइन में इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं, मान लीजिए 1 से लेके मैंने 6 तक लिखा, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1 से लेके 6 तक, 1 पे भी क्लोज लगाऊंगा और 6 पर भी क्लोज लगाऊंगा, क्योंकि 1 पर भी क्लोज ब्रैकेट है और 6 पर भी क्लोज ब्रैकेट है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो इसको लिखने का तरीका होगा 1 पे भी और 6 पे भी, 1 पे भी और 6, इसके बीच की सारी वैल्यू तो है ही है। ये तो हो गया इनको लिखने का तरीका। मान लो ऐसे लिखा हो, x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 4। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है x इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, 1 से कम, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको लिखने से पहले हम कुछ और बात लिखते हैं, हम लिखते हैं x लेस देन 1, तो इस बात का मतलब हो गया जो x है वो 1 से कम है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, -∞ से 1 तक। अच्छा मैंने बताया था इन्फिनिटी पे या -∞ पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, 1 पे हमेशा क्या लगेगा, यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, 1 से कम है इसलिए ओपन लगाया। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे, 1, ठीक है, इसको इधर ऐसे बनाएंगे, एरो बनाने का मतलब ये जा रहा है, और 1 पे क्या है, ओपन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बबल, ठीक है। ये नंबर लाइन पे ऐसे बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो ऐसे बनाता हूँ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो हम कैसे लिखेंगे, x 5 से लेके इन्फिनिटी तक, क्यों, 5 से बड़ा तो कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, तो रिजल्ट कैसे लिखेंगे, 5 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5 से इन्फिनिटी तक, लेकिन 5 इंक्लूडेड है कि नहीं, इंक्लूडेड है, तो 5 पे क्या लगेगा, डॉट लगेगा। डॉट हम वहां लगाते हैं जो इंक्लूड होता है, और ओपन हम वहां लगाते हैं जो इंक्लूड नहीं होता है। मान लो जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इस तरह का रिजल्ट लिखना हो तो उसको कैसे लिखेंगे, x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 7। तो इस रिजल्ट को आप कैसे लिखोगे, तो इसको आप लिखोगे, ध्यान से देखो, इसको कैसे लिखोगे, 1 से कम, -∞ से 1, लेकिन 1 पर इक्वल टू है इसलिए क्लोज हो जाएगा। और का मतलब क्या होता है, यूनियन, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। और x इज ग्रेटर देन 7 मतलब x जो होना चाहिए वो 7 से बड़ा होना चाहिए, तो 7 से बड़ा होना चाहिए। 7 पे स्मॉल ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर ये और मैंने बताया था, और का सिंबल किसके लिए यूज करते हैं, फिर से सुन लो, और का मतलब होता है यूनियन सब जगह, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा हुआ है। अब इसको नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करोगे,
एक तो हो गया 1, एक हो गया 7, तो माइनस इंफिनिटी से 1 तक और 7 से कहां तक, इंफिनिटी तक। तो ये नंबर लाइन में प्लॉट हो गया। तो ये बेसिकली इंटरवल के बारे में है कि कब कौन सा ब्रैकेट लगाना है, आप यहां से जज कर सकते हो और आंसर लिख सकते हो। अब जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सबसेट बताया था, तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं, मतलब जितने भी ये नंबर सिस्टम है, हम आप बता सकते हैं कौन सा सबसेट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का सबसेट है, बोल सकते हैं, ठीक है। और जो होल नंबर है, ठीक है, वो किसका सबसेट है, तो हम बोल सकते हैं जो होल नंबर है वो रेशनल नंबर का सबसेट है। और हम ये भी बोल सकते हैं जो रेशनल नंबर है वो रियल नंबर का सबसेट है, और जो रियल नंबर है वो किसका सबसेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। तो अब हम ये बात भी बोल सकते हैं। तो नंबर लाइन में सबसे बड़ा नंबर होता है वो, मतलब नंबर लाइन में नहीं, मतलब नंबर सिस्टम में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके दो पार्ट होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। रियल के फर्दर दो पार्ट होते हैं, रैशनल और इरेशनल। रैशनल के फर्दर 3 पार्ट होते हैं, जीरो, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। जीरो और पॉजिटिव इंटीजर अगर मिल जाए तो होल नंबर बनता है। पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर भी बोल देते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है जिनकी वैल्यू पॉइंट्स में है, जैसे 1.2, 2.3, 5.7 या 0.1 ना। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पॉइंट इनकी वैल्यू पॉइंट में आती है, ठीक है। तो ये है कुछ इंटरवल के बारे में, और ये चीज हम सब इनइक्वलिटी में डील कर चुके थे, लेकिन अब ये आपके एनसीईआरटी के चैप्टर के अंदर है, तो मैंने आपको दोबारा से रिकॉल करा दिया है। इसके बाद भी अगर गलती होती है तो इसका सीधा मतलब है कि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो और अपने टीचर की बात बिल्कुल भी नहीं मानते हो। और अभी तो आपकी शुरुआत है, अभी मैथ धीमे धीमे बहुत आगे बढ़ेगी और बहुत ज्यादा धीमे धीमे इसका कंटेंट बढ़ता जाएगा। ये 10th का कंटेंट नहीं कि एक चैप्टर में एक हेडिंग है, यहाँ पे एक चैप्टर में 20-20 हेडिंग होंगी, इसलिए आपको पढ़ना है, कंटिन्यूअस पढ़ना है। और जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा टाइम दो, अपने आप चीज आसान होगी। इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, करते हैं, ठीक है। अगर आप भी करोगे तो हो जाएगा। बस आपको 2 लोगों की बात माननी है, एक तो अपने इंस्टीट्यूट की बात माननी है, ठीक है, और दूसरा अपने पेरेंट्स की बात माननी है। अगर 2 लोगों की बात मान लोगे तो ये सिलेक्शन आपका कोई रोक ही नहीं सकता है, 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अब मैं आगे टॉपिक को कंटिन्यू करता हूं। पहले तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, और जैसे कि मैंने बोला इसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन देखते हैं, लेकिन वो मैं आपको अब वीडियो नंबर 3 में बताऊंगा सेट की, जिसमें इस चैप्टर को हम टोटल क्लोज कर देंगे और बहुत सारे सेट्स के डिफरेंट एग्जाम्पल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन थोड़ा सा वाइड टॉपिक है, इसलिए उसको हम स्पेशली अलग से अगली बार में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ में हम ये जो प्रूफ वाले एग्जाम्पल है उनको भी डिस्कस करेंगे और डिफरेंट टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। तब तक आप अपनी पूरी एनसीईआरटी कर लीजिएगा जो आगे की टॉपिक है। लेकिन मैंने इनइक्वलिटी आपको पढ़ाया था, मैं एक एग्जाम्पल फिर से ले लेता हूं आपको याद दिलाने के लिए। तो मान लीजिए मुझे इस इनइक्वलिटी का सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो अगर आप इसको स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे तो ये तो चैप्टर नंबर 4 में है या शायद 5 में है, लेकिन ये क्वेश्चन कम से कम 6 मार्क्स में आएगा, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, और आपको 6 मार्क्स के लिए कम से कम 1 से 1.5 पेज भरना पड़ेगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर कंपटीशन में आता है तो ये मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। करना क्या है आपको इसमें, हम आपको बता चुके हैं। एक नंबर लाइन बनाओ, ये कब 0 होगा, 1 पे, 3 पे, 5 पे, -7 पे, -7 पे, 1 पे, 3 पे, 5 पे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और आपको कौन सा ढूंढना है, माइनस वाला। क्यों, क्योंकि समथिंग इज लेस देन 0 मस्ट बी नेगेटिव। 0 से कम कोई क्वांटिटी होती है तो वो क्या होती है, नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा, -7 से 1 तक, 3 से लेके 5 तक। लेकिन इक्वल टू का साइन तो कौन सा ब्रैकेट लगाना है, क्लोज ब्रैकेट लगाना है। जो जो नीचे होते हैं उस पर क्या लगाना होता है, ओपन ब्रैकेट। तो जो नीचे हैं उस पर लगाओ ओपन ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि नीचे 0 नहीं हो सकता है। तो 5 पे, -7 पे लगाओ ओपन ब्रैकेट, और 1 और 3 पे लगाओ क्लोज, क्योंकि जब भी इक्वल टू सिंबल देखो सब पे क्लोज लगाना है एक्सेप्ट नीचे वालों को, और इन्फिनिटी पे तो हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या लगता है। ये क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड का है, इसे बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। लेकिन यही क्वेश्चन अगर चैप्टर नंबर 4 या 5 में जब आएगा तो उसमें आप देखना, इसी क्वेश्चन करने के लिए आपको हो सकता है 2 से 2.5 पेज भर जाए, है ना। तो ये क्वेश्चन जब अगर पहली बार तो आएगा नहीं, अगर आएगा तो 6 मार्क्स से कम में नहीं आएगा,
ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। मैं एनसीईआरटी की बुक मैंने आपको व्हाट्सएप में भेज दी थी, लेकिन मैं इस डिस्क्रिप्शन के नीचे भी एनसीईआरटी की बुक का पहला चैप्टर लगा दे रहा हूँ। ठीक है, और साथ में मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक डीपीपी भी छोटी सी मैं आपको सेट थ्योरी के ऊपर दे दे रहा हूँ, वो भी डीपीपी आपको करनी है। ठीक है, और एज ए होमवर्क आपको मुझे सबमिट करना है व्हाट्सएप पे। ठीक है, और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, इस बार फिर से बोल दे रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बार बार मुझे वीडियो पोस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, अभी तो कुछ दिन में कर रहा हूँ, बाद में मैं पोस्ट करना भी बंद कर दूंगा, है ना। स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।